अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम आज आपको बताएंगे कि क्या है अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रगति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से क्या मांगा है मंदिर के लिए दान। चलते हैं हम अपने खबरों की तरफ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी मीटिंग के बाद यह बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में 3 एकड़ की जमीन जिस पर कि मंदिर निर्माण शुरू होना है, वहां के सॉइल टेस्टिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। यह सॉइल टेस्टिंग CBRI रुड़की, मद्रास IIT और LNT के इंजीनियरों ने मिलकर किया है और अब वहां पर मंदिर निर्माण की शुरुआत होगी। ट्रस्ट के मुताबिक जो राम भक्त हैं उनसे दान स्वरूप तांबे की पट्टी मांगी गई है। तांबे की पट्टी 18 इंच लंबा, 3 मिलीमीटर गहरा और 30 मिलीमीटर चौड़ा मांगा गया है, ताकि जो भी भक्त राम मंदिर में अपना योगदान देना चाहते हैं वो कुछ इस तरह की तांबे की पट्टी दान कर सकते हैं। इसके पीछे की भी वजह बताई गई है। दरअसल इस पूरे मंदिर में सरिया का इस्तेमाल नहीं होना है और बड़े बड़े पत्थरों के को जोड़कर ही ये पूरा मंदिर खड़ा किया जाएगा और इस मंदिर को जोड़ने के लिए इस 18 इंच के तांबे की पट्टी का इस्तेमाल होगा। और यही वजह है कि ट्रस्ट ने राम भक्तों से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसी पट्टी दान दें। तकरीबन 10,000 ऐसे तांबे की पट्टी की ज़रूरत है जिससे कि राम मंदिर में पत्थरों को जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर राम मंदिर का निर्माण अब शुरू होने जा रहा है और आज ट्रस्ट ने बाकायदा उसकी डेडलाइन भी बता दी, यानी कि 36 महीने से 40 महीने के भीतर राम मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया। बिल्कुल अलग अंदाज में, अलग तरीके से आज विधायक दिखाई दिए, बैठे हुए दिखाई दिए। लेकिन सत्र शुरू होने के पहले ही विपक्ष ने और खासकर समाजवादी पार्टी ने जमकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हंगामा किया। विधानसभा के बाहर बाकायदा प्लेकार्ड और तख्तियां लेकर ये लोग सरकार को घेरते नजर आए और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। जैसे ही आज चिकित्सा मंत्री जयप्रताप सिंह सदन में घुस रहे थे, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उन्हें घेरा, उन्हें गेट पर रोका और साफ तौर पर कोविड की इस महामारी के दौरान अलग अलग जिलों में अस्पतालों में फैली अव्यवस्था को लेकर उनसे शिकायत की। उन्हें रोककर विधायकों ने बताया कि किस तरीके से कानपुर में और दूसरे छोटे शहरों में कोविड के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है और मरीजों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। हालांकि उनकी बात को स्वास्थ्य मंत्री ने सुना और फिर वो अंदर चले गए। सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 कैबिनेट मंत्रियों चेतन चौहान और कमला रानी देवी को श्रद्धांजलि दी। इन दोनों मंत्रियों की पिछले दिनों कोरोना से मौत हो गई थी। साथ साथ लालजी टंडन, जो कि बड़े नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु पर भी शोक संदेश आज विधानसभा के भीतर रखा गया। 1 घंटे के आज के इस सत्र के बाद आज का सत्र खत्म हो गया, लेकिन कल इस सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। एक बात और, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधायक दिखाई दिए और कई विधायक जो या तो बीमार थे या फिर जो 65 साल से ऊपर के विधायक थे, वो सभी लोग बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सदन से जुड़े और उन्होंने अपनी बात कही। कुल मिलाकर नए तरीके का ये मॉनसून सत्र इस बार कोविड के इस दौर में दिखाई दिया। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में दलित प्रधान की हत्या का मामला अब गर्माता जा रहा है और ये सियासी रंग भी लेने लगा है। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को आज आजमगढ़ प्रशासन ने उस गांव में जाने से रोक लिया। कांग्रेस के बड़े नेता PL पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू
और साथ साथ महाराष्ट्र से भी आए हुए नेता उस गांव में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सर्किट हाउस के बाहर ही रोक दिया गया। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण इस घटना के बाद से आजमगढ़ आना चाहते थे, वो भी आजमगढ़ की सीमा पर ही रोक दिए गए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर प्रशासन पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को उस गांव में जाने देना नहीं चाहता। प्रशासन के मुताबिक यह मामला सियासी रंग ले रहा है, लेकिन इनके आने से इस इलाके में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि अब तक परिपाटी रही है कि ऐसी बड़ी घटनाओं में सियासी पार्टियां जमीन पर जाती रही हैं, लेकिन उन्हें इस बार उन गांवों में जाने से रोका जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं सुर्खियां बटोर रही हैं। भदोही की एक 17 साल की एक लड़की की संदिग्ध मौत ने भी इस पूरे मामले को गरमा दिया है। 2 दिनों से गायब 17 साल की ये लड़की, जब उसकी लाश मिली तो परिवार के आरोप लगाया कि इसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और इसे एसिड डालकर जला दिया गया है। घटना सामने आते ही हंगामा मच गया। भदोही पुलिस ने बकायदा पोस्टमार्टम कराया और एसपी के मुताबिक इसमें दुष्कर्म या बलात्कार नहीं हुआ है और ना ही उसे जलाया गया है, बल्कि इस लड़की की डूबने से मौत हुई है और 2 दिनों तक जब उसकी लाश सड़ गल गई तो ऐसा लग रहा है मानो उसकी बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो। हालांकि परिवार इस बात पर अड़ा है और उसका आरोप साफ है कि उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया है और इलाके के ईंट भट्टा के मालिक ने ऐसा किया है। मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन एसपी के मुताबिक चूंकि पोस्टमार्टम पर सवाल उठ रहे थे, इसलिए उस लड़की की अंत्येष्टि रोक दी गई है और 5 डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट पैनल के द्वारा फिर से पोस्टमार्टम कराया गया है। देखना यह है कि इस मामले में निकल कर क्या आता है, क्योंकि परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसके साथ ज्यादती हुई है और उनकी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आगरा में एक लेडी डॉक्टर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। योगिता गौतम नाम की ये डॉक्टर आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर चुकी है और उसकी लाश आगरा से कुछ दूर एक खाली प्लॉट में मिली। उसके परिवार वाले दिल्ली से उसे ढूंढते हुए आगरा तक पहुंचे और जब प्रशासन को यह बात मालूम चली तो पूरे आगरा में हड़कंप मच गया। पता ये चला कि वो अपने प्रेमी, जो कि उरई में तैनात एक दूसरा डॉक्टर है, विवेक तिवारी, उसके साथ एक दिन पहले मौजूद थी और दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। गाड़ी में दोनों बैठे थे और गाड़ी में ही दूसरे डॉक्टर विवेक तिवारी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। आज बकायदा उस डॉक्टर ने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था, लड़ाई हुई और उसी गुस्से में उसने गला घोंटकर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात निकल कर सामने आई है कि आखिरी वक्त में उस लेडी ने खुद को बचाने के लिए संघर्ष भी किया, लेकिन ये एक डॉक्टर कातिल निकला और दूसरे अपनी सहयोगी की उसने गला दबाकर हत्या कर दी। हम चलते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए कानून व्यवस्था के मामले के बाद सरकार की तरफ से क्या दावा किया गया है। सरकार ने यह दावा किया है कि क्राइम रेट घटा है। जानिए क्या है सरकार का दावा। विपक्ष ने योगी सरकार को जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा तो आज सरकार ने प्रदेश का क्राइम डेटा जारी किया। हम बताते हैं कि प्रदेश सरकार ने जो नया क्राइम डाटा दिया है वो क्या कहता है। अभी तक पिछले 7 महीने की जो घटनाएं हुई हैं उसमें डकैती की 38 घटनाओं का जिक्र है और दावा यह किया गया है कि ये पिछले साल की तुलना में 44.12% इसमें कमी आई है। दूसरी तरफ लूट की घटनाएं 792 हुई हैं और जिसमें 42% से ज्यादा की कमी सरकार का दावा कर रही है। हत्या में 2032 हत्याएं हुई हैं और सरकार का दावा है कि बीते साल की अपेक्षा 7% से ज्यादा हत्याओं में कमी आई है। बलात्कार के अब तक के मामले 1216 हैं और इसमें भी सरकार का दावा है कि 28% बलात्कार के मामले भी पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं। अब तक सरकार के मुताबिक
17,908 लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, 2,346 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है और 112 लोगों पर रासुका यानी कि एनएसए लगाया गया है। सरकार ने आज ये डेटा तब जारी किया जब विधानसभा शुरू होने के पहले विपक्ष ने उन्हें सदन में घेरने की कोशिश की। साथ साथ ये भी तय हो गया है कि अब सरकार विपक्ष का जवाब अपने इस डेटा के जरिए देना चाहती है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आगरा में बस हाईजैकिंग के मुख्य आरोपी प्रदीप दुबे को आज आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक एनकाउंटर के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके पांव में गोली लगी है। आगरा पुलिस के मुताबिक यही वो शख्स था जो कि इस पूरे हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड था। बताया ये जा रहा है कि हाईजैकिंग पैसे वसूलने के लिए किया जा रहा था। हालांकि यात्रियों के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ। हालांकि उन्हें दूसरे बस से उनके घर भेजा गया, लेकिन आधी रात के वक्त इस बस को आगरा एक्सप्रेसवे पर हाईजैक किया गया था और यही मामला दर्ज भी हुआ है। हम चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का आज का कोरोना मीटर। आज उत्तर प्रदेश में 4,991 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 5,863 लोग आज ठीक होकर वापस अपने घर को गए। ये एक शुभ संकेत है क्योंकि पॉजिटिव पाए जाने वालों से 1,000 ज़्यादा लोग आज अपने घरों को वापस गए हैं। कुल 1,21,090 लोग अभी तक ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जबकि आज मौत का आंकड़ा सबसे ज़्यादा रहा। 95 लोगों की मौत आज पूरे उत्तर प्रदेश में हुई, जबकि 2733 मौतें कोरोना से अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। एक और अच्छी खबर, जो सक्रिय मामले हैं कोविड के वो आज फिर कम हुए। कल 49,000 से ज़्यादा थे, आज 48,511 एक्टिव कोरोना के केस हैं। पिछले 2 दिनों में 50,000 से घटकर ये एक्टिव कोरोना के केस 48,511 तक आए हैं। सरकार का दावा है कि वो इसे जल्द ही काबू में करेगी। अब देखना है कि कब तक ये काबू में आता है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों को समेटे हुए ये था हमारा कार्यक्रम आज का यूपी। आप देखते रहिए यूपी तक।